इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, भाग 4। ये कितना है? भाग 4। हम पढ़ेंगे लोगों की पहलकदमी, मतलब लोग कब अपने स्वतंत्रता के लिए विरोध और अपने आप को आगे बढ़ाया, विरोध किया और अपने आप को आगे बढ़ाया। ठीक है। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, मतलब शांतिपूर्ण, हिंसा नहीं किया, अहिंसक किया, क्योंकि गांधी जी के नेतृत्व में ये लोग थे और गांधी जी को आजादी दिलवाया गया। गांधी जी ने देश को आजादी दिलवाई और नाथूराम गोडसे ने 6 महीने के बाद 30 जनवरी 1948 को उनको गोली मार के हत्या कर दी। लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले। मतलब गांधी जी जो बोलते थे उसको लोग अपने ढंग से समझते थे। जिसको जितना पता होता है वो उतना ही समझता है। किसी को अच्छा पता रहता है तो अच्छे ढंग से समझ पाता है। बात एक ही होता है, पढ़ाई एक ही होता है क्लास में, लेकिन समझता वही है जो पहले से उसको पढ़ चुका है। इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे, और ऐसे ऐसे रास्ते अपनाए उन लोगों ने जो गांधी जी के हिसाब से नहीं चलते थे, जो गांधी जी के विचारों से थोड़ा सा भी मेल नहीं खाता था। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करें कि कैसे क्या क्यों हुआ था। देखो यहाँ पर दिया है घेरेबंदी। लोगों को किस इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन, इसको बोलते हैं घेराबंदी। अब बात करते हैं खेरहा। खेरहा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। पहले भारी लगान उन पे थोप दिया जाता था कि भाई तुम दो, नहीं तो हम तुम्हारे जमीन को छीन लेंगे। तटीय आंध्र प्रदेश तटीय आंध्र प्रदेश जो नदी के किनारे भी है और जो समुद्र के किनारे है, और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। और शराब की दुकानों को उस समय घेराबंदी हुई, उस समय भी होती थी, आज भी होती है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा करते थे। चराई शुल्क क्या होता था? जब हम उसको जंगल में अपने जानवर को चराने के लिए ले जाएंगे तो उस जो खाएगा जानवर, घास वगैरह चाहे कुछ भी खाए, उसको चराई शुल्क बोलते थे कि वो खा रहा है तो उसका पैसा दो, उसी को चराई शुल्क बोलेंगे। यहाँ पर दिया गया है, आधा भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान किया क्योंकि उन्हें उम्मीद था कि गांधी राज जल्द ही स्थापित होने वाला है। और सब किसी को पता था अहिंसावाद चालू होगा, गांधी राज स्थापित होगा, इसलिए हम भी अपने स्वराज्य की मांग के लिए ऐलान कर देंगे और मुहिम छेड़ देंगे। महंत महंत का मतलब होता है सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता। ये लोग भड़काते थे अक्सर, उनके बारे में दिया गया है बुक में। गैर कानूनी बेदखली, पटाईदारों को उनके पट्टे से, उनके पट्टे मतलब जो जमीन बटैया लेते हैं ना, बटैये से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना। यहाँ पर दिया गया है सिंध, मौजूदा पाकिस्तान, और सिंध नदी के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा व्यापार चलता था। अभी जो पाकिस्तान में है सिंध जगह, सिंध में पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साही थे।
बंगाल में भी खिलाफत आयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। और सभी लोगों ने खिलाफत सहयोग पे, और गठबंधन किस किस पे हुआ था? अपने स्वराज्य को पाने के लिए, और खिलाफत असहयोग आंदोलन दोनों का गठबंधन हुआ। और उसके बाद से जबरदस्त जबरदस्त राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान मिली और नए ताकत से जन आंदोलन शुरू हो गया। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन, सिखों का कौन सा हुआ था? अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में बैठे भ्रष्ट महंतों, जो सिखों का धर्म चलाते थे, भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। और ये आंदोलन भी एक असहयोग आंदोलन था, क्योंकि उसमें भी क्या, उनके समर्थन को हम हटा रहे हैं, इसलिए वो भी असहयोग आंदोलन हो गया। हम उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, असहयोग है, असहयोग भाव से हम लड़ रहे हैं, तो यह भी हो गया असहयोग आंदोलन। असम में गांधी महाराज की जय, असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। जैसे में देखो, असम में गांधी महाराज की जय का नारा लग गया, और चाय बागानों में जितने भी मजदूर काम करते थे, उन लोगों ने तनख्वाह में इजाफा के लिए मांग कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी यही चाहते थे। उस दौर के बहुत सारे असमीय वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा था। और जो वैष्णव गीत होता था उस समय, वैष्णव गीत में आपको बहुत सारा यहाँ पर भी धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक गीत है, जो भगवान विष्णु के आराधना में गाया जाता है। तो उसके जगह पे असम वासियों ने वहां पर कृष्णा की जगह गांधी राज का यशगान शुरू कर दिया था गाना। जनता के महात्मा, जनता के महात्मा का नाम दिया गया गांधी जी को। ये चित्र देखो 8, महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि। जनता से उपजी छवि में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक दैवीय शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा है। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो स्वराज्य के मांग कर रहे थे, चाहे असहयोग आंदोलन कर रहे थे, चाहे वो खालसा आंदोलन कर रहे थे, उन सब के मार्गदर्शन में गांधी जी का ही हाथ था। देखो यहाँ पर चित्र दिया गया है जिसमें नेहरू जी झंडा पकड़े हुए हैं, जय हिंद जय जवान, जय हिंद का झंडा है वो, जय हिंद जय जवान का नारा पड़ा। एक तरफ है सुभाष चंद्र बोस उधर साइड में, और इधर भी कोई अफसर ही हैं, और सारथी के रूप में गांधी जी बैठे हुए हैं, और कृष्ण के जगह पे कृष्ण ही बैठे हैं। कृष्ण के सारथी के रूप में उनको दर्शाया गया है, एक दिव्य अलौकिक रूप में। जनता के महात्मा, ये नाम से उनको नवाजा गया। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। मुसीबत क्या था उस समय? अंग्रेज। और गरीबी क्या थी? पैसा नहीं था, रोजगार नहीं था। तो इस सबसे छुटकारा दिला सकते हैं। गांधी जी वर्गीय टकराव की बजाय वर्गीय एकता के समर्थन में थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। एक तो गांधी जी वर्गीय टकराव की
बजाय वर्गीय एकता एकता के समर्थन में थे कि लोगों को बांटा नहीं जाएगा, लोगों को एक करके रखा जाएगा। लेकिन कुछ किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ संघर्ष में उनका साथ देंगे। अरे जो देश को आजाद करना चाहता है वो जमींदारों में उलझ जाएगा तो कैसे देश को आजाद करा पाएगा। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी के वजह से मिली है। ये उनको लगता था कि ये सब गांधी जी के वजह से ही मिली है और सभी लोग गांधी जी को ही अपना सारा श्रेय समर्पित कर देते थे। जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया गया महाभारत का युद्ध और पूरा महाभारत कृष्ण लीला, चाहे जो भी हुआ हो, उसका मार्गदर्शन करना श्री कृष्ण। सारा श्रेय किसको जाता था? श्री कृष्ण। भगवत गीता का श्रेय किसको गया? श्री कृष्ण। तो ये जैसे उनको सारे श्रेय दे दिया जाता था, मतलब सारा बता दिया जाए कि आप ही के वजह से मेरा हुआ। आज भी बोलते हैं ना, हे खुदा तुम नहीं होता तो मेरा क्या होता, हे भगवान आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। आज भी बोलते हैं ना। वैसा ही था कि गांधी जी अगर मेरे साथ नहीं होते तो क्या होता। इसीलिए सब लोग अपना श्रेय गांधी जी को ही दे देते थे, प्रदर्शित करते थे कि गांधी जी के वजह से ही हमारा सब कुछ हुआ। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाई भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी, और बहुत बार आदिवासी और किसानों ने ऐसा ऐसा कार्रवाई भी किया था जो गांधी जी के आदर्शों के अनुरूप अनुसार कतई नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने किया और सब चीज गांधी जी पर सिरे डाल दिया कि गांधी जी के वजह से हमने किया है। देखो गांधी जी, सब लोग तो घोड़ा चलाते हैं ना रथ के सामने बांधकर, गांधी जी शेर लगाकर घूम रहे हैं। ही इज अ वंडर ऑफ पावरफुल पर्सन इन इंडिया। राष्ट्रपति, फादर ऑफ नेशन इन इंडिया, मोहनदास करमचंद गांधी वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। कौन थे? इसके बारे में इसमें जानते हैं स्तोत्र 4 में। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश इस प्रकार था। और ये जरूरी नहीं कि सीआईडी अभी ही है, सीआईडी अंग्रेजों के जमाने से है। अंग्रेजों के जमाने से ही जेलर थे, अंग्रेजों के जमाने से ही आईएएस अफसर हैं। लेकिन अंग्रेजों के जमाने से कोई नहीं था तो राष्ट्रपिता नहीं था, राष्ट्रपति नहीं था, प्रधानमंत्री नहीं था, जो राष्ट्र के स्वतंत्र होने के बाद बना है। दूर दराज के गांवों में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा है उसे देखकर अचंभा होता है। मतलब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। किसी को भी पता नहीं था कि वह कौन है या क्या है, फिर भी सबने मान लिया कि वे जो कहते हैं वह सही है और उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता है, उनके नाम की असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते, बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते थे। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। यहाँ पर गतिविधि आपको प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। स्रोतचार को पढ़ें। इस रिपोर्ट के मुताबिक लोग महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे? आपकी राय में लोग ऐसा क्यों सोचते थे कि गांधी जी जमींदारों के विरोधी हैं परंतु सरकार के विरोधी नहीं?
आपकी राय में लोग गांधी जी के अनुयायी क्यों थे, मतलब गांधी जी के साथ क्यों थे? इसके बारे में आप प्रेजेंटेशन कंप्लीट करो, एक पेज पे लिख के, एक लेटर के जैसे, और डिस्क्रिप्शंस में दिए नंबर पे आप उसे पोस्ट करो अपने नाम के साथ। उन्नीस सौ बाईस से 1929 की घटनाएं। अब जरूरी है ये जानना कि 1922 से 1929 के बीच में कौन कौन से घटनाएं हुए थे। इसमें हमारे आ जाएंगे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनके बहुत सारे मित्र जो 50-60 के करीब में ही थे। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उसी दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। इसलिए किसान बेकाबू हो गए और चौरी चौरा में जो पुलिस थाना था उसमें आग लगा दिए गए, जिसके वजह से 22 पुलिस वाले मारे गए। तो उसे गांधी जी ने बोला यहाँ पर हिंसा हुआ है, इसलिए अपना असहयोग आंदोलन हम वापस लेते हैं। जब असहयोग आंदोलन चालू हुआ था, जब लागू हुआ, तो भगत सिंह उस समय 7 साल के करीब में थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा अपने उम्र के लड़के में सबसे ज्यादा विद्रोही और देशभक्त के नारे लगाते थे। लेकिन जब उन्हें मालूम चला कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया है, तो उन्हें बहुत धक्का लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, अपनी सारी पढ़ाई छोड़ दी थी, बुक जला दिया था, इसलिए उन्हें चोट लगा और मन में ही सोच लिए थे कि देश की आजादी में मेरा हाथ एक दिन सबसे ऊपर खड़ा होगा। बस इसी संकल्प की वजह से वो हमेशा चलते गए और 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, जिसके वजह से एक ऐसी जन क्रांति निकली, एक ऐसा जन क्रांति हुआ जिसके वजह से हजारों अंग्रेजों को देश छोड़कर तुरंत भागना पड़ा था। और बहुत अंग्रेज उसी रात मारे गए थे, जो जेल में थे, चाहे जेल के बाहर थे, चाहे थाने में थे, वो सारे लोग कुचल दिए गए थे रातों रात। अब ये कितना सच है, यह आपके ऊपर है कि हमारी बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं। लेकिन आप गांधी जी का बायोग्राफी जब पढ़ेंगे तो उसमें ये बात लिखा होगा, जरूर लिखा होगा। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी, मतलब उनके मित्रगण, उनके साथीगण ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादी को अपना जनाधार फैलाने में काफी मदद मिली। मतलब अपनी बातों को फैलाने में बहुत मदद मिला, क्योंकि उस समय रेडियो भी चालू हो गया था। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफी असहयोगी साबित हुआ और उसके बाद से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। सब छोड़ो, अब आंदोलन करो, हमें आजादी चाहिए। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसके बारे में हम नीचे जानते हैं। उसके पहले मैं बता दूं, ये चित्तरंजन दास जी हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलन में वे काफी सक्रिय थे, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के चित्तरंजन दास जी वहां पे साथ दे रहे थे और पार्टियों के, लोगों के, जन समूहों के मार्गदर्शन कर रहे थे। क्योंकि जब लोगों की मार्गदर्शन कर दी जाती है, लोगों को बता दिया जाता है कि ये पद पे चलना है, तो लोग बिना सोचे समझे चल सकते हैं, उनको अच्छा लगना चाहिए बस। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
और हिंदुओं के गठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। आरएसएस का नाम तो आपने सुना भी था। उसमें भगत सिंह भी बहुत बढ़ चढ़ के साथ दिए थे। आरएसएस की स्थापना 20 के दशकों के मध्य की गई थी। 1920 के दशक में उसकी स्थापना की गई थी। महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क था। जो गांधी जी मानते थे वो ये नहीं मानते थे। गांधी जी अहिंसा को मानते थे और ये बोलते थे हम छीन लेंगे, तुम मुझे आजादी दो नहीं तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाइए। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। और जो ये मैं ऊपर बताया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना, इसके बारे में आप अपने अध्यापकों और अपने परिवारगण, इसमें तो अध्यापक दिया है लेकिन मैं बोलूंगा अपने अध्यापक और अपने फैमिली की सहायता लेकर, परिवार की सहायता लेकर इसके बारे में पता लगाएं, नोट लिखें और डिस्क्रिप्शंस में दिए नंबर पे आप सबमिट करें और कमेंट करें कि सर मैंने कर दिया है। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे, आगे बढ़ चढ़ कर साथ देते थे। इस दशक के आखिरी हम बुक पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 1947 तक। ये चित्र देखो, सीम ऑफ गो बैक, सीम ऑफ गो बैक, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का यहाँ पर नारा लग रहा है। आप चित्र को देख चुके हो। चित्र 10, साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी। और साइमन कमीशन का विरोध इन लोगों ने क्यों किया था इसके बारे में जाना। 1927 में इंग्लैंड में बैठे ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में, मतलब उनके अंडर में उनको क्या बनाया गया था, उनको मेजर बनाया गया था और उनके अंडर में कुछ आयोग को भेजा गया था, कुछ लोगों को भेजा गया था कि कुछ खोजने के लिए, जिसको साइमन कमीशन बोलते हैं। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इनका काम था कि भारत का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा उसका फैसला करके देना था। इस आयोग ने कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इस आयोग में कोई भी भारत का लोग नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी असहयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ प्रदर्शनकारियों पूरे प्रदर्शन के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, ये नारा वहां पर लग रहा था। अब जानते हैं इसके बाद, इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो पहला बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था पहली बार। बहरे कानूनों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा देने वाले कौन थे? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद। तो बहरे को सुनाने के लिए पार्लियामेंट में जाकर बम फोड़ाए थे और अपने आप को गिरफ्तार करवाया और जेल और कोर्ट से ही इतना ज्यादा भाषण इन लोगों ने दिया कि पूरे राष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में जन क्रांति उमड़ पड़ी। बहरे कानूनों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, यही नारा देकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अनेक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्ग से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला
फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया, उसकी स्थापना की। कब? 1928 में। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय के उन पर लाठीचार्ज हुआ था। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर, उसका नाम था सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। कब? 17 दिसंबर 1928। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद, जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं, में बम फोड़ा था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बहरों को सुनाना है। जो बहरे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, उनको सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। कब? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया और उनके जितने भी सहयोगी साथी थे उनको उम्र कैद की सजा दी गई। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो उन सबको छोड़ दिया गया था। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल की थी। 23 साल का लड़का जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया देश के लिए, और आप लोग देश को खाते जा रहे हो। देश के लिए अपने आप को कुर्बान करो, अपने लिए नहीं करो। अपने मोहब्बत के लिए कुर्बान मत करो, अपने देश के लिए कुर्बान कर दो, जिस तरह भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह भी मोहब्बत किए होंगे किसी न किसी से। भगत सिंह भी मोहब्बत किए, अपने धरती से किए, अपने राष्ट्र से किए, अपने वतन से किए, अपने स्वराज्य से किए, अपने स्वतंत्रता से किए, अपने जीवन से भी उन्होंने प्रेम किया था। लेकिन कभी भी खुदा, ना ही भगवान, ना ही अल्लाह, किसी पर विश्वास नहीं किया था। विश्वास था तो उन्हें बस अपने आप पे, अपने वचनों पे, अपने कामों पे, अपने सिद्धांतों पे, अपने कर्मों पे। और उसके बाद है डांडी मार्च, जिसको पढ़ेंगे हम अगले भाग में। और इस भाग में इतना ही। और इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए हमारे और हमारे टीम की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।